A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying English language, one short video of whatever things we have I have taught you all. तो वो सारी चीजें हम लोग इसी वीडियो में ही पढ़ेंगे. जो भी बड़ी सी प्लेलिस्ट थी उसका एक छोटा सा कंक्लूजन या छोटा सा सारांश, एक छोटी सी समरी आई विल टेल यू हेयर. ठीक है. एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द पेपर प्रेजेंटेशन एंड टाइम मैनेजमेंट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो ओनली. तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं. सिंस दिस इज योर वेरी फर्स्ट पेपर, ऑब्वियसली आप बहुत ज्यादा वहां पर मतलब यू हैव अ फ्यू वुड बी कॉन्फिडेंट, अ फ्यू वुड बी नर्वस, एंड ये बहुत ही नेचुरल सी चीज है. तो यू ऑल नो कि ये 80 मार्क्स का होता है, ये 3 आवर्स का पेपर होता है. ठीक है. द फर्स्ट थिंग दैट यू आर सपोज टू जस्ट काम योर सेल्फ डाउन. आपको एडिशनल 15 मिनट्स जो मिलते हैं इस वीडियो में, सॉरी इस पेपर के लिए, तो उसमें द थिंग्स दैट यू हैव टू डू इज कि सबसे पहले आता है मेरा क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज एसे. एसे में द टॉपिक्स यू विल स्टडी, आप अपने जो भी 5-6 एसेज होते हैं उसमें से यू विल चूज द बेस्ट वन दैट यू नीड. ठीक है. उसके पॉइंट्स आप गैदर करते हो. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज प्रपोजल एंड डायरेक्टेड राइटिंग. अगेन उसके भी आप पॉइंट जो है वो गैदर करते हो. इसमें मीन्स यू नो कि आपको उसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है. ठीक है. फिर क्योंकि ये कंपलसरी होता है ऑब्वियसली, देन कम्स योर कॉम्प्रिहेंशन. रुको 1 मिनट, फंक्शनल ग्रामर आती है, फंक्शनल ग्रामर ही आती है. ठीक है. कॉम्प्रिहेंशन सबसे लास्ट में आता है. तो सब नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन. व्हेन यू आर रीडिंग दिस कॉम्प्रिहेंशन, सबसे पहले चलो फंक्शनल ग्रामर ही हम समझ लेते हैं. फंक्शनल ग्रामर में ऑब्वियसली आपको जो भी आप सेंटेंसेस इसको पढ़ते हो, फ्रेम आप आंसर उसी टाइम पर कर लेते हो, आपको चीजें समझ में उसी टाइम पर ही आ जाती हैं. तो इन दिस पार्ट जब भी आप इसको सॉल्व करोगे, री रीड इट ट्वाइस थ्राइस, यू विल गेट द आंसर. लास्ट इज कॉम्प्रिहेंशन. जो आपके 15 जो आप पूछ रहे हैं 15 मिनट काहे दे दिए जाते हैं, इसका ही सबसे ज्यादा रोल होता है कॉम्प्रिहेंशन में. कॉम्प्रिहेंशन में यू आर सपोज टू स्टडी इट ट्वाइस. ठीक है. जो आपके 15 मिनट होते हैं उसमें आई एम टेलिंग यू. सबसे पहले स्टार्ट करो रीडिंग द कॉम्प्रिहेंशन, फिर उसके उसके जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने पढ़ लिए. अब इसके बाद मैं फिर दोबारा इसको पढ़ूंगा सो दैट आई अंडरस्टैंड. देयर आर स्टूडेंट जिनको एक बार में वो चीज नहीं समझ में आती है, एंड आई अग्री, क्योंकि वो क्या ही होता है कॉम्प्रिहेंशन में. ठीक है. मतलब इट्स नॉट अ सिंपल क्लास 8 वाली स्टोरी, तो वो टिपिकल होता है, डिफिकल्टी लेवल होती है कॉम्प्रिहेंशन में. आप दोबारा उसको पढ़ो, दोबारा उसके क्वेश्चंस पढ़ो, फिर प्रेसी वाला जो हिस्सा होता है वो, और प्रेसी में भी व्हाट यू आर सपोज टू डू इज कि आप वो क्वेश्चंस दोबारा से जो भी है, जो पैराग्राफ्स है, हल्का हल्का उसको पेंसिल से टिक कर सकते हो, इवन दो इट्स नॉट अलाउड, बट हाँ एकदम ही हल्का सा कि कोई अगर इन्विजिलेटर आपके बगल से गुजरता है, दैट पर्सन ऑल्सो डज नॉट सी इट. इतना लाइट यू हैव टू मार्क इट विथ पेंसिल कि हाँ ये 3 पैराग्राफ्स हैं जिससे मुझे जो आंसर है वो लेना है, और वहीं पर ही आप उसको एटलीस्ट फ्रेम कर सकते हो अपने माइंड में. आपको कॉम्प्रिहेंशन समझने का, आंसर्स को ढूंढ निकालने का जो काम है ये 15 मिनट में है. लास्ट में जब आप इसको एक्चुअल में करते हो उस टाइम पर आपको नजरों के सामने क्वेश्चन दिख रहा है, आप उसको फ्रेम करने में टाइम नहीं वेस्ट करोगे. यू नो द आंसर, आप तुरंत उसका जो सॉल्यूशन है अपने शब्दों में उसको लिखो. ये हो गए मेरे 15 मिनट्स. ठीक है. नाउ स्टार्टिंग विद अटेम्प्ट ऑल 4 क्वेश्चंस. ऑब्वियसली एवरीथिंग इज कंपलसरी. जो भी मार्क्स है वो ब्रैकेट्स में दिए होते हैं, एंड यू आर एडवाइज्ड टू स्पेंड नॉट मोर देन 45 मिनट्स ऑन क्वेश्चन नंबर 1. तो ये तो ऑब्वियसली जो जैसे इन्होंने दिया वैसे ही इसको करो. 55 मिनट्स ऑन क्वेश्चन नंबर 2, 30 मिनट्स ऑन क्वेश्चन नंबर 3 एंड 50 मिनट ऑन क्वेश्चन नंबर 4. तो आप ये जो डिवीजन है अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो. आपको ये पता होना चाहिए कि आपको लास्ट के 15 मिनट तो है वो स्पेयर करके रखने हैं अपने पूरे पेपर को रीड करने के लिए दोबारा से, वट एवर यू हैव रिटन. क्योंकि नॉर्मल से एक आप लेटर भी लिखोगे ना, वैसे तो नहीं आता आपके सिलेबस में, इन जनरल आई एम टेलिंग यू, उसमें भी बहुत मिस्टेक्स होती है. तो वो एक पेज में अगर आपको 5 मिस्टेक्स निकलती है, तो ऑब्वियसली आपको ये जितने भी पेजेस का आप कॉपी फिल करते हो, तो उसके लिए यू शुड हैव सफिशिएंट ऑफ टाइम टू रिवाइज. ठीक है. अब आता है मेरा टाइम कि हम कैसे कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं. पहले ये ऊपरी चीजें जो समझ लो, हो सकता है उसके बाद आपको इसके रिविजन की भी जरूरत नहीं पड़े. ओके. तो फर्स्ट थिंग इज योर एसे राइटिंग,
ठीक है, हम कंसिडर करते हैं हमारा जो पेपर है वो 2 बजे से स्टार्ट होता है, 2 PM से स्टार्ट होता है। 2 PM से अगर उन्होंने 45 मिनट्स बोला है, मैं कहती हूँ मैं 40 मिनट्स में इसको कंप्लीट करूंगी। ठीक है, अब 40 मिनट्स में मैंने इसको कंप्लीट किया, वॉटेवर 40 मिनट बाद अगर आपको लगता है कि अभी भी आपके सिर्फ 2 या 3 पेजेस ही हुए, जस्ट लीव दैट। हमें इससे आगे ऐसे लिखना ही नहीं है, क्योंकि अगर वो आपने किया तो योर पेपर आपका जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लीव इट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। कितना स्पेंड करना है इसमें आपको, तो दिस इज 400। हम ये कंसिडर करते हैं कि मेरा मैक्स टू मैक्स, बहुत बड़ी हैंडराइटिंग में भी 100 वर्ड्स जो हैं वो आते हैं एक पेज पे, बड़ी राइटिंग की हम बात बता रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको कंसिडर करते हैं मैक्सिमम 4 पेजेस। ठीक, मैक्सिमम 4 पेजेस ऑफ दैट बोर्ड की कॉपी, और मिनिमम आई विल कंसिडर इट एज 3 पेजेस बस। 450 400 टू 450 वर्ड्स है, आप इसको 3 से 4 के बीच में खत्म करो। डू नॉट एक्सटेंड इट मोर देन 4 पेजेस, क्योंकि वो फिर आपका 500 वर्ड से ज्यादा चला जाएगा। मतलब 4th पेज भी इवन अगर आपकी छोटी हैंड राइटिंग है तो 500 पेज से चला जाएगा। अब हम ये नहीं बोलेंगे तुम लोग अभी बैठ करके अपने वर्ड्स काउंट करो कि एक पैराग्राफ में कितने आते हैं। प्रेसी राइटिंग का अकॉर्डिंग समझ लो, प्रेसी राइटिंग 100 नंबर की, सॉरी 100 वर्ड्स की आपकी होती है, और वो आपके एक पैराग्राफ में आती है। 400 वर्ड्स आपके, मान लो कि अगर एक पेज में मेरे मान लो 2 पैराग्राफ्स भी आ रहे हैं, तो फिर ये सिर्फ 2 पेजेस में ही खत्म हो जाना है। लेकिन अगर आपका वो एक पेज मोर देन हाफ पेज जा रहा है, तो 7.5, मतलब इस पेज का इतना हिस्सा भी जा रहा है अगर आपका 100 पेज, तो 100 वर्ड्स, तो फिर आप उसको 3 to 4 पेजेस तक इसको एक्सटेंड कर सकते हो। नॉट मोर देन 4 पेजेस एंड नॉट लेस देन 3 पेजेस इन अ नॉर्मल हैंड राइटिंग। ओके, 2:40 तक हमने इसको खत्म कर दिया है इन ऑर्डर। जो भी आपको इसमें मेंशन करना है या पहले से ही मेंशन कर सकते हो, एक्सप्लेन अभी हम इसको करेंगे। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट हिस्सा, दैट इज योर पार्ट ऑफ प्रपोजल राइटिंग, जिसमें प्रपोजल एंड डायरेक्टेड राइटिंग। तो इसके लिए आपको बोला गया कि क्वेश्चन नंबर 55 मिनट्स आपको देने हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, तो हम दोनों को ही इसमें हम क्या करते हैं, 2:40 पे हमने किया था, हम 20 मिनट्स लेते हैं सबसे पहले वाले के लिए, प्लस 20 मिनट्स लेते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 55 मिनट वहां पर लिखे हुए। आई विल कंसिडर कि भाई 40 20 मिनट्स बहुत ज्यादा सफिशिएंट है इसके। तो एक हो गया मेरा डायरेक्टेड राइटिंग, एक हो गया मेरा प्रपोजल राइटिंग। फिर प्रपोजल में इवन तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है आपको, क्योंकि इधर यू नो और यू डोंट नो, तो वो डायरेक्टली वहीं पर ही आ जाता है कि दिमाग में भाई ड्रामा है तो हमें ये करना ही है, इसके बारे में ये सारी चीजें लिखनी है। दिस इज डन। 2:40 से लेकर के ये मैंने किया, 3 मेरे को यहाँ पर बजा। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद ये हुआ मेरा 3:40 तक, 3:20 तक कंप्लीट। इसके बाद आते हैं हम अपने कॉम्प्रिहेंशन में, सॉरी फंक्शनल ग्रामर में। इसमें लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3 पर 30 मिनट से ज्यादा मत स्पेंड करना। 30 मिनट्स, चलो ठीक है, हम इसको भी 20 मिनट्स कंसिडर करते हैं। ठीक, फंक्शनल ग्रामर तो आई होप आप जल्दी कर ही लेते हो। तो 3:20 से ये कितना ज्यादा एक्सटेंड होगा, 3:40। ओके, और 3:40 के बाद अब बचता है मेरे पास, हम 5-5 मिनट का आप फिर भी उसमें एक्सटेंशन रख सकते हो, क्योंकि आपका पेपर 5 बजे खत्म होगा। ठीक, 3:40 हो गया। अब आता है ये, इसको हम 1 घंटा तो खैर नहीं बोलेंगे कि इसको दो, कितना टाइम बचा हुआ है इसमें। 50 मिनट टू क्वेश्चन नंबर 4। ऑब्वियसली थोड़ा सा लेंदी होता ही है ये कॉम्प्रिहेंशन वाला हिस्सा। अगर आपको दोबारा से इसको रीड करना है, आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो जहां पर मेरा वो 3:40 पर कंप्लीट हो रहा था आफ्टर फंक्शनल ग्रामर, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स 4:30। ठीक है, अब 4:30 के बाद मान लो आपकी कुछ चीजें छूटी हुई हो, कॉम्प्रिहेंशन में ही कुछ रह गया हो, ऐसे राइटिंग मेरी कंप्लीट नहीं हुई है कि डिस्क्रिप्ट, देखो नॉर्मल अगर आप कहानी लिख रहे हो तो आप एक सिटिंग में उसको खत्म कर सकते हो, लिखते जा रहे जब तक मेरे स्टोरी का एंड नहीं हो रहा है। बट अगर आप कुछ भी ऐसा एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो, डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हो, जिसमें अच्छा अभी मुझे और सोचने की जरूरत है, तो वो सारी जो अनफिनिश्ड चीजें हैं
उनको भी अगर हम लास्ट में आपको 15 मिनट्स दें, मान लो फंक्शनल ग्रामर में कुछ आपका रह गया है, तो 4:30 से 4:45 हो जाएगा, 45 तक तो आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा ना। एज लेट हम 4:50 से चलो 4:50 भी कर लो, 4:50 पे तो आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद भी यू हैव टाइम कि आप उसको रीड। ये मत करना कि हमको अरे हम ऐसे 4 पन्ने का लिखा है तो अब हम उसको 5 पन्ने भी करें, 6 पन्ने भी करें, इट्स ओके। वर्ड लिमिट से ज्यादा नहीं एक्सटेंड करना होता है, उसमें आपकी मार्किंग्स डिडक्ट हो भी जाती हैं। आप बहुत लेंदी लिखोगे ना तो एग्जामिनर ऐसे देखेगा, वाई यू हैव रिटन लाइक दैट, कि भाई वो मार्क्स आपको नहीं देने जाते, उतना नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये अब इसके अकॉर्डिंग द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि मैम इसको हम फंक्शनल ग्रामर को हम सबसे पहले कर लें, या देखो काउंसिल आपसे बहुत साफ साफ शब्दों में कुछ चीजें कहता है। वो आपसे ये कहता है कि ऐसे राइटिंग को सबसे लास्ट में मत करो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचता है। एंड ये एक प्रूवन फैक्ट है, मैंने भी अपने स्टूडेंट्स को देखा है जो सबसे लास्ट में ऐसे राइटिंग अटेम्प्ट करते थे, वो सारी चीजें करने के बाद कॉम्प्रिहेंशन लास्ट में अटेम्प्ट करो। मेरा तो 8 नंबर की प्रेसी छोड़ दी थी मैंने इन क्लास 10th, टाइम ही नहीं था मेरे पास, लेकिन 12th में इट वाज कंप्लीटेड। तो व्हाट यू आर सपोज टू डू हियर कि कॉम्प्रिहेंशन को भले ही हम लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे राइटिंग आप पहले अपना कंप्लीट करो, क्योंकि उसकी मार्किंग्स प्लस उसका जितना भी ये वाला हिस्सा होता है। हाँ, प्रेसी का जो हिस्सा है कि हम सिर्फ ये जो कितने 8 मार्क्स की है जितनी भी प्रेसी है, ये एकदम लास्ट के लिए आप इसको रख सकते हो कि थोड़ा सा टिपिकल सी चीज है तो हम इसको लास्ट में करेंगे। लेकिन बाकी सारी चीजें हम तो कहते हैं इवन फंक्शनल ग्रामर ही करने के बाद आप उसका ऑर्डर वापस क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर दो, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम फंक्शनल ग्रामर पहले कर दें ताकि हम अपने जो भी अपने दिमाग में उसको सॉल्व किया भूल ना जाएं, तो आप वो भी कर सकते हो। बस ये जो वर्ड लिमिट हमने आपको ये जो हमने आपको टाइम लिमिट समझाई है, इस पर ध्यान देना। ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहला आता है मेरा कॉम्प्रिहेंशन, सॉरी कॉम्पोजिशन। कुछ चीजें इसमें दी हुई हैं कि आपको ऑर्डरली एंड कोहेरेंट प्रेजेंटेशन शो करना है। मैटर जो भी आप लिखोगे अप्रोप्रिएट स्टाइल होनी चाहिए, या तो फॉर्मल या तो इनफॉर्मल होनी चाहिए। ठीक, जनरल एक्यूरेसी, स्पेलिंग्स, पंचुएशंस, ग्रामर, इन सब की एक जनरल आपको पता होना चाहिए। एवरीवेयर यू आर सपोज टू पुट दिस फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। पैराग्राफ अगर आपको चेंज करना है, देखो इसी में कॉम्प्रिहेंशन वाला हम आपको पार्ट दिखाते हैं। ठीक है, सारे जो क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं तुम लोग को इसी में ही मिल जाएंगे। ये कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, जस्ट वैसे ही करके ये जो पैसेज दिया बस यहाँ से यहाँ तक का पैराग्राफ लिखो, डोंट लीव अ लाइन इन बिटवीन, बस नेक्स्ट लाइन से उसको शुरू कर दो। हम यहाँ का स्टेट जगह छोड़ दे रहे हैं, हम नेक्स्ट लाइन से उसको शुरू कर दे। दिस इज हाउ आप पैराग्राफ अपना चेंज करते हो। नॉट एवरी टाइम यू आर सपोज टू लीव दीज लाइन्स। ठीक है, इन जनरल पैराग्राफ चेंजिंग के लिए ये चीजें हम बता रहे हैं। अब पंजुएशन और इन सब पर यू आर सपोज टू वर्क। ग्रामर पर ऑब्वियसली ग्रामेटिकल एरर्स, भाई काउंसिल तो देखेगा ही, इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट है तो उसकी इंपॉर्टेंस अलग लेवल पर ही जाती है। सबसे पहला आता है मेरा डिस्क्रिप्टिव ऐसे, जिसमें आपको चीजों को डिस्क्राइब करना होता है। फिर आता है मेरा नैरेटिव ऐसे, सिंपल सिंपल सी आपको इसमें स्टोरीज ही, मतलब स्टोरी नहीं बट आपको जो भी इंसिडेंट पूछा गया है वो आपको इसमें समझाना है। देन मोबाइल फोन्स आर एनिमीज नॉट फ्रेंड्स, ये होता है मेरा आर्ग्यूमेंटेटिव। ठीक है, देन कम्स योर एक्सपोजिटरी, वन वर्ड ऐसे है, आप इसमें कुछ भी लिखो, पूरी स्टोरी उसमें लिख दो या ऐसे जनरल डिस्क्रिप्शन दे दो, बट आपको उसके बस सारे हिस्से देखने होते हैं। देन कम्स रिफ्लेक्टिव एसेज। ठीक है, एंड देन द लास्ट ऑप्शन दैट इज ओरिजिनल स्टोरी, जिसको मैं खुद पर्सनली बहुत ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देती हूँ। स्टूडेंट्स आस्क ना मुझसे कि मैम कौन सा ऐसे सूटेबल रहेगा सिलेक्ट करने के लिए, तो माय पर्सनल ओपिनियन इज कि मैं इसको सबसे लास्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें तुम लोग क्या करते हो ना, एक्चुअली कोई भी कहानी पढ़ी होगी हमने 4 साल पहले, हम उसी को उठा करके इस पे पेस्ट कर देंगे और वहीं पर ही आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं। एक बहुत सुंदर शब्दों में यहाँ पर ओरिजिनल स्टोरी लिखा गया, डू नॉट कॉपी इट फ्रॉम एनी ऑफ द मूवीज और समवेयर।
ओके, तो इसमें ये जितने भी एसेज दिए हुए हैं, अब हम लोग इसके कुछ हिस्से होते हैं जो पढ़ लेते हैं कि क्या चीजें इसमें आपको है जो करनी है, क्या चीजें हैं जो नहीं करनी है। द फर्स्ट वन, कुछ चीजें तो हमने डिस्क्राइब भी की हैं सेपरेटली, जैसे डिस्क्रिप्टिव एसेज हो गया, ये सारी चीजें। तो कुछ चीजें, सबसे पहले देखो, आपको अगर कोई ऐसे दिया हो उसके आपको सारे पार्ट्स इसमें कंसिडर करने होंगे। नैरेटिव से ये डिफरेंट होता है। यहाँ पर हमने अभी टेलीग्राम पर कुछ आपको भेजे भी हैं फोटोज, जिसमें आप इमेजेस हैं कि आपको कोई पर्सनालिटी है तो उसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन उसी से रिलेटेड ही होता है। जितने भी पार्ट्स उसमें दिए उसको आपको उसकी इक्वल वेटेज देनी है। ये तो आपने स्पेसिमेन में भी देखा होगा जब हमने स्पेसिमेन का सॉल्यूशन आपको दिया था। सेंसरी डिटेल्स, आपने क्या देखा, क्या सुना, ब्यूटीफुल था। ठीक है, अगर साउंड है तो इट वाज स्टटरिंग, इट वाज स्मैटरिंग, मतलब ऐसे करके आप उनके वर्ड्स यूज कर सकते हो जो शो कर रहा है कि आपको साउंड्स कुछ शटर या कुछ किसी चीज का भी जो साउंड्स है वो शो हो रहे हैं। स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, टच हो गया। तो ये सारी चीजें इसमें डिस्क्राइब करोगे। डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, इसका भी हमने आपको एक फोटो भेजी है टेलीग्राम पर, वो आप चेक कर सकते हो वहां से। उसके बाद इम्प्रेशंस, हाउ यू फेल्ट अबाउट दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट, फीलिंग्स हो गया, इमोशंस हो गया, एसोसिएशन, मेमोरीज हो गए आपके, या फिर एसोसिएशन आप उसको किसी और चीज से रिलेट कर पा रहे हो वो भी बताओ। एंड इफ अगर आपको कोई फिगर ऑफ स्पीच भी उसमें मेंशन करनी है तो दैट ऑल्सो यू कैन टेल हियर। नहीं करनी है तो ये फिगर ऑफ स्पीच वाला पार्ट आप उसको छोड़ सकते हो, इतना कोई हेडेक लेने की उसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकेंड कम्स इज योर नैरेटिव ऐसे। नैरेटिव एसेज में आपसे यूजुअली कुछ ज्यादा डिस्क्रिप्शन मांगा जाता है। ट्राई टू मेक इट मोर ऑफ कॉमिकल इंस्टेड ऑफ अ सिंपल, हम आए किचन में, हमने आकर के खाना बनाया, खाना सबको बहुत पसंद आया और हम वहां से चलते बने। तो ये करने से बेटर है कि आप कुछ ऐसे रियलिस्टिक, आप किसी को भी स्टोरी या कुछ बताते हो बहुत फनी वे में बताते हो, फनी वे में भी बताते हो और हर चीज नहीं बताते हो, कुछ अच्छा नाइस इंसिडेंट हुआ, अच्छा किसी को पसंद नहीं आया या इवन पसंद आया, किसी में नमक ज्यादा हो गया, मतलब यूजुअली जो ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं पूछे जाते हैं, किचन वाला या कहीं वाला, आपने कुछ बनाया, आपने कुछ डेकोरेट किया वाला, तो उसमें भी कुछ फनी चीजें लो। सबसे पहला, एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर आपसे नैरेशन पूछा गया है या नैरेटिव एसेज पूछे गए हैं अबाउट द स्कूल, तो आप स्कूल में जॉब कर रहे हो ये नहीं आपको लिखना है। स्कूल में आप वहां पर पढ़ रहे हो, एज ए स्टूडेंट आप कहीं भी गए हो, किसी भी प्लेस को आपने विजिट किया है, तो वो एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। डू रिमेम्बर, आप क्लास 12th में हो और आप क्लास 11th भी नहीं लिखोगे एंड ग्रेजुएशन भी नहीं लिखोगे। यू शुड हैव योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस डेफिनेटली। ऐसे राइटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा हिस्सा होता है दैट कीप और पुट your heart into the copy, not actually, I'm not saying about the literal meaning of it, it only means that कि कोई भी पढ़े तो उसके सामने वो सारी चीजें फ्लैश होने लगे। जैसे आप स्टोरीज पढ़ते हो जितनी भी आपने देखी है, आप एक बार उसको बैठ करके रीड भी करोगे ना, इवन दैट स्टोरी, द स्टोरी ऑफ एन आवर, उसको भी आप बैठ के रीड करोगे, आपको समझ में आएगा, ओ वाओ, सारी चीजें आपकी नजरों के सामने से ही गुजर रही हैं। इवन दो वेरी क्रिस्प, वेरी प्रिसाइज वो सारी चीजें, कोई बहुत फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई डिटेलिंग नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी जो उसको पढ़ता है उसको समझ में आता है। आप देखोगे कोई भी चीज को डिस्क्राइब करो तो उसका एक स्पेसिफिक पैराग्राफ लेकर के हम उसको डिस्क्राइब भी कर दे रहे हैं। नैरेटिव्स में डिस्क्रिप्शन उस पर्टिकुलर आइटम का या जो भी चीज है, कोई पर्टिकुलर सा गिटार है या कुछ भी, उसका डिस्क्रिप्शन कम होता है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव एसेज में आप उसको डिस्क्राइब ही बहुत ज्यादा करते हो। ठीक है, इसमें भले ही सीक्वेंस इतना ज्यादा ना हो, लेकिन सीक्वेंशियल चीजें किसमें होती है, नैरेटिव्स में होती है। नैरेटिव में देखो, इंट्रोडक्शन इज देयर, राइजिंग एक्शन इज देयर, कि अच्छा ठीक है पहले हम गए वहां पर हमने ये काम किया, उसके बाद राइजिंग एक्शन, ऑब्वियसली टॉप की, चलो कुछ हाइक पकड़ रहा है, कुछ प्रोग्रेस पकड़ रहा है मेरा ऐसे। उसके बाद क्लाइमैक्स, द इवेंट, जो मतलब एकदम मेन सीन है वहां का, कि ये जो इंटेंस इमोशंस जिसमें आते हैं, अरे ठीक है हम केक बनाए थे, वो जो केक है वो गिर गया, इट हैड फॉलन, या फिर कुछ भी ऐसा खराब हो गया, तो वो उसका क्लाइमैक्स होगा। फिर आता है उसका फॉलिंग एक्शन, एंड लास्ट में इज डिनाउंसमेंट, मींस व्हाटएवर लेसन्स यू हैव लर्नड फ्रॉम दैट,
इवेंचुअली नैरेटिव्स यूजुअली आपको लेसन ही सिखाते हैं कुछ ना कुछ, कि हमने इससे ये सीखा कि हमें ये चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए। ओके, चॉइस ऑफ ऐसे इज वेरी इंपॉर्टेंट। चॉइस में आपने अभी तक आपके जो 2-4 प्री बोर्ड्स हो चुके हैं, हाफ ईयरलीज हो चुके हैं, क्लास 11th में इतना पढ़ा होगा, तो इन सब के बाद यू ऑल नो कि आपको कौन सा ऐसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पर्सनली मुझे आर्ग्यूमेंटेटिव बहुत अच्छा लगता था, बस फर्क इतना था कि उस समय हम उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सब लिख देते थे, क्योंकि मैं ऐसे किसी चैनल से पढ़ती नहीं थी जिस चैनल से आप अभी पढ़ रहे हो, तो इसीलिए ही उस टाइम पर ये सब चीजें नहीं थी। बट स्टिल आई पर्सनली यूज्ड टू, एंड आई एम लिटरली टेलिंग यू, 25 में से मेरे प्री बोर्ड्स में और इन सब में 17 से ज्यादा मार्क्स आते नहीं थे। लेकिन यू हैव ऑल दीज थिंग्स विद यू, तो ऑब्वियसली आप उसको एक क्लियर स्टैंड लेकर के कर सकते हो, इफ यू पर्सनली प्रेफर आर्ग्यूमेंटेटिव, जैसे कि हमें प्रेफरेंस मिलती है। तो आप देखो, फर्स्ट आर्ग्यूमेंटेटिव में क्या लिखना है, एक बहुत क्लियर स्टैंड लो कि भाई हमको फॉर में लिखनी है वो चीज या अगेंस्ट में लिखनी है। कोई भी गुड और बैड चीजें, दोनों चीजें मत इंक्लूड करो। 2 लाइन लिख करके आप उसको कंट्रास्ट वे में लिख सकते हो। डिबेट्स में देखा होगा कि आपने 2 लाइन बोली, उसके बाद उसी चीज को हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि भले ही ये चीजें हो, लेकिन इससे ज्यादा हावी उसकी सेकेंड ऑपोजिंग स्टेटमेंट है, तो उसको आप दिखाओ, एग्जाम्पल्स दो, जस्टिफाई करो जो भी आप आर्ग्यूमेंट अपने मेंशन कर रहे हो, एंड इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स। और सिट ऑन फेंस मत करना, अवॉइड टेकिंग डिसीजन, ये भी अच्छा है लेकिन ये भी हुआ तो भी चलेगा, ये मत करना उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद इसी का एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इंट्रोडक्शन दो, जनरल स्टेटमेंट है, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट दो, एग्जाम्पल दो, आर्ग्यूमेंट दो, एग्जाम्पल दो, एंड आर्ग्यूमेंट दो और एग्जाम्पल दो। देन लास्ट में इस कंक्लूजन, द फाइनल क्लोजिंग कमेंट, जो आपको लगता है कि ये चीजें होनी चाहिए एक्चुअली। रिफ्लेक्टिव एसेज अब आते हैं। रिफ्लेक्टिव एसेज में आपसे यूजुअली क्या पूछा जाता है, एक आपको स्टेटमेंट दे दी जाती है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ठीक है, तो उसको अब आपको डिस्क्राइब करना है। सबसे पहली चीज जो आपको नहीं करनी है इसमें, देयर आर नो शॉर्ट स्टोरीज टू बी अलाउड इन इट। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अच्छा उसी से रिलेटेड कोई एक स्टोरी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी लिखा हुआ है, तो उसमें पूछे गए मेरे व्यूज, तो हम उसी में लिख देंगे कि हम कभी झूठ नहीं बोलते थे, एक बार हमने ये किया, हम पकड़े गए तो मैंने क्या किया, मैंने सच सच बोल दिया और हमने 2 थप्पड़ खा लिए, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टिव में आपको नहीं करना है। हाँ, आप छोटा सा हिस्सा ले सकते हो उसका, बट इट शुड नॉट बी द होल ऑफ स्टोरी, कि आप रिफ्लेक्टिव ऐसे को नैरेटिव बना दो या कहानी ही लिख दो कोई दूसरे इंसान की, उसमें वो नहीं करना है। मेटाफोरिकल मीनिंग लिखनी है इफ एनी, जैसे हमने अभी आपको एग्जांपल दिया, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो रोम की बात नहीं करनी है हमें उसमें जाकर के, आपको ये बताना है कि कोई भी काम है वो उसको डेली प्रैक्टिस से ही आता है। आप अपने ही सब्जेक्ट्स का एग्जाम्पल दे देते हो। इंग्लिश लैंग्वेज की बात मत करना, इंग्लिश लैंग्वेज तो यूजुअली लोग एक दिन पहले ही पढ़ते हैं, मैं किसी और से क्या ही करूं, मैं खुद ही भी ऐसी थी। लेकिन इन जनरल आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, अब आप लिटरेचर का ही एग्जाम्पल ले लो, हॉलीडे नहीं मिल रहा है ना तुम लोगों को, तो क्या कर रहे हो, उसको एक हफ्ते पहले से लेकर के पढ़ रहे हो, दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। ये होती है उसकी मेटाफोरिकल मीनिंग, कि हम उसकी जो सिंबॉलिक मीनिंग है उसको ले रहे हैं, इसका मतलब क्या बनता है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। हिडन मीनिंग हम बता रहे हैं, हम सिंपली उस टॉपिक को नहीं डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। आप इसमें अब कोटेशंस जो आपने इतनी दुनिया भर की लर्न की होगी, जो आप रोज ब्लैक बोर्ड पे लिखते होगे या व्हाइट बोर्ड्स पर लिखते होगे, तो वो सारी चीजें आप यहीं पर यूज कर सकते हो। लाइन्स फ्रॉम लिटरेचर वर्क्स हो गई, या जितने भी कोटेशंस हो गई, या जितने मुहावरे हो गए, वो सब चीजें इसमें आप मेंशन कर सकते हो रिफ्लेक्टिव ऐसे में ही। ओके, देन इनकॉर्पोरेट नंबर ऑफ आइडियाज एंड इलिस्ट्रेशंस पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टोरी। अगर कोई अम्यूजिंग सी है तो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, बट पूरे ऐसे में आप 4 पन्ने की कहानी इसमें नहीं लिखोगे, किसमें, रिफ्लेक्टिव एसेज में, ठीक है। देखो ये उसी का ही पूरा एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, डिस्क्राइब द फीलिंग्स, आप इवेल्युएट क्या करते हो उस एक्सपीरियंस के लिए, एनालाइज क्या करते हो, कंक्लूजन क्या होगा, और कोई एक्शन प्लान कि आप दोबारा से वो चीज करोगे कि नहीं करोगे। नेक्स्ट कम्स एक्सपोजिटरी या फिर डिस्कर्सिव एसेज, जिसमें
हम फैक्चुअल देखो दोनों का मतलब डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पर, ये सारी चीजें कि ये जो है ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा बताता है और इसके बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव्स होते हैं, एक्सप्लेन समथिंग, कि इन द सेंस अगर हमने एक स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पर पेशेंस, तो उनको हम अलग अलग हिस्सों से शो कर सकते हैं. एवरी पर्सन हैज डिफरेंट लेवल ऑफ पेशेंस, किसी में ज्यादा होता है किसी में कम होता है, तो हम उसको वैसे ही करके डिस्क्राइब कर सकते हैं. इट इंक्लूड्स मोर देन मेयर डिटेल्ड डेफिनेशन ऑफ द वर्ड, कि हम सिर्फ इसका मीनिंग नहीं समझा दे रहे, इसके गुड्स या बैड्स नहीं समझा दे रहे, आप इसमें एग्जाम्पल्स भी शो कर सकते हो, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स शो कर सकते हो. जैसे हैप्पीनेस दिया गया, तो हैप्पीनेस इज समथिंग जिसमें सबकी अपनी अलग अलग एक डेफिनेशन है. माइलस्टोन एक वर्ड दिया गया, सबके अपने अलग अलग माइलस्टोन है. कोई पूरे दिन में 50 रुपए कमा करके भी बहुत खुश है, कोई 50,000 कमा करके भी नहीं खुश है, तो वो भी क्या है, एक माइलस्टोन है. पर्सन एक है जो खुश है, उसने उसको लगता है उसने अपना माइलस्टोन रीच कर लिया है. एक जो 50,000 कमा करके भी नहीं खुश है, वो सोचता है कि अभी मुझे और मेहनत करनी है और काम करना है. तो दैट इज हर किसी की अपने अपने एग्जाम्पल या अपनी अपनी डेफिनेशन होती है चीजों को लेके. एग्जाम्पल्स यू आर सपोज टू मेंशन इन दिस, फैक्ट्स, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स आप इसमें मेंशन करो. कोई भी टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन आप इसमें मेंशन कर सकते हो, बल्कि एक शॉर्ट स्टोरी भी यू कैन मेंशन इन दिस. ओके, ये उसी के ही हिस्से होते हैं, अगर उसको नहीं भी समझना है देन ऑल्सो इट्स ओके. नाउ कम्स द अटेम्प्टेड और लीस्ट अटेम्प्टेड टॉपिक, जिसको हम लोग शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, जिसमें ओपनिंग सेंटेंस जो है इट शुड बी कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ द स्टोरी. ऑब्वियसली कि अगर कोई भी, जैसे इसी में ही हम आपको देखो एग्जांपल देते हैं, ये दिया हुआ है इसमें, that write a original short story जो कि should begin from window she could see the rain pelting down. तो ये जो स्टेटमेंट दी हुई है इसी में ही वी विल मूव हेयर, जहां पर ओपनिंग सेंटेंस जो है ऑब्वियसली इट शुड बी कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ द स्टोरी. आप उस सेंटेंस को चेंज नहीं करोगे. नैरेटिव ये नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, आप उसको एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में नहीं लेकर के जा रहे हो. डिस्क्रिप्शन भी दोगे, डायलॉग्स भी दोगे, लॉजिकल एंडिंग भी दोगे, उसमें वो सब चीजें होंगी. प्लेगराइज मत करो इसमें, मतलब ओरिजिनल ही होनी चाहिए चीजें. ये नहीं कि मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ी थी तो वो हम बता देंगे, टेम्पेस्ट पढ़ी है तो वो बता देंगे, या कोई और आपने स्टोरी पढ़ी, एंजल इन डिस्गाइज पढ़ी थी हमने एक जमाने में, तो वो बता देंगे. ये सब चीजें नहीं करनी है आपको. देन ओपनिंग और क्लोजिंग सेंटेंस जो है वो वही होना चाहिए जो आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ है. फिर शुड बी रिटन इन फर्स्ट और थर्ड पर्सन, या तो ये आई और मी वाली स्टोरी है, या तो ये ही और शी वाली स्टोरी, ही शी दे वाली स्टोरी है. यू वाली स्टोरी नहीं है कि हमने यू टोल्ड दिस और यू टोल्ड दैट वाली नहीं है, कि मतलब उसके सेकंड पर्सन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सीधे तीसरे पर्सन की यहाँ पर बात कर रहे हैं. जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एक अच्छी स्टोरी में वो सब होने चाहिए. कौन कौन से? प्लॉट, समरी, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इसमें होने चाहिए. क्या बता रहे हो, व्हाट शुड बी देयर, सेटिंग, कि भाई जो प्लेस है वो कहाँ सेट हुई है. कोई स्टोरी पढ़ते हो आपको समझ में आ रहा है ना कि ये उसके घर में, हम स्टोरी ऑफ एन आवर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको पता है कि वो कहाँ पे सेट हुई है, यू नो कि वो जो पूरा सीन है वो उसके रूम में. बी वर्ड्सवर्थ का एग्जांपल ले लो, आपको पता है कि अलग अलग प्लेसेस हो गई, ये मिगल स्ट्रीट हो गई, ये एल्बर्टो हो गई, ये उसका खुद का घर हो गया नैरेटर का. ये सब चीजें उसमें इंक्लूडेड होती हैं. ओके, फिर उसके बाद कैरेक्टर्स कौन कौन है उसमें, हुसो एवर इज देयर, आप उनका थोड़ा थोड़ा सा दो दो तीन तीन लाइन का डिस्क्रिप्शन दे दो. बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स मत मेंशन करो कि आप कहानी ही ना उसमें इतनी आ पाए. ठीक है, फिर डायलॉग्स उसमें होने चाहिए और एक लॉजिकल एंडिंग होनी चाहिए. जैसे एक छोटी 3 पन्ने की बी वर्ड्सवर्थ की स्टोरी थी, बट कोई ऐसी चीज जो आप इसमें मेंशन करो और वो कॉपीड ना हो, वो आप इसमें लिखोगे. ओके, फिर कुछ लाइंस दी हुई हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग लाइंस दी हुई हैं अबाउट दिस, ओपनिंग लाइंस ही इसमें दी हुई हैं. तो ये सारी चीजें आप इसमें से एक बार रीड कर सकते हो. ऐसे राइटिंग के बाद इसके ही कुछ और एग्जाम्पल्स भी थे, एग्जाम्पल्स ऑफ एसेज. ठीक है,
ये हो गए कुछ डिस्कर्सिव एसेज हो गए, स्मार्ट सिटी हो गया, सिनेमा हो गया। देन ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं प्रैक्टिस करने के लिए। यू पीपल आस्क मी, तो हमने बहुत सारे इसमें से टॉपिक्स ढूंढ ढूंढ करके रख दिए हैं कि इन केस यू पीपल वांट टू स्टडी दीज टॉपिक्स, आप इनको पढ़ सकते हो। ये हम साथ ही में भेज देंगे एग्जाम्पल्स ऑफ ऐसे करके टेलीग्राम पर। ठीक है, फिर इनके अलावा भी कुछ और एसेज हैं जो हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ये सब पढ़ लेना। आजकल डिजिटल इंडिया, पेटीएम और ये सब चीजें बहुत चल रही हैं, तो उसके बारे में एक जनरल रीडिंग कर देना। हो सकता है कि ये जो टॉपिक्स हैं ये आ जाएं, या इनमें से हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स आने के चांसेस हो, या कुछ भी छोटा मोटा भी अगर फंस जाता है तो आप लोग के लिए अच्छा होगा, ओनली इफ आप पढ़ो। एआई बहुत अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब अच्छे से बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो उसका गुड और बैड दोनों चीजें पढ़ लो। जो भी आता है एटलीस्ट आपके पास कंटेंट रहेगा। एनईपी से रिलेटेड क्वेश्चंस कुड बी देयर, कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर आई है तो उससे स्टूडेंट्स को कैसे मतलब फायदा हुआ है, एमसीक्यूज से खुश हो कि नहीं खुश हो, कि पहले वाला वही बहुत ज्यादा लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता था, तो ये सारी चीजें उसमें मेंशन कर सकते हो। एग्जामिनेशंस वेदर दे आर गुड और बैड, अच्छे होते हैं कि नहीं होते। पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अब पर्सनल एक्सपीरियंसेस में समझो कि whenever you are writing some sort of description, usually descriptions कैसे होते हैं। हमने माउंटेन देखा, अब हमको बताओ कि आप माउंटेन देखने गए हो, तो वहां पर आपने क्या क्या चीजें देखी है, वहां पे माउंटेन कैसा था, सीनरी कैसी थी, होटल कैसा था, वहां के लोग कैसे थे। ठीक है, फिर कोई सी देखने गए हो, कोई पार्क देखने गए हो, कोई मूवी यू हैव वॉच्ड रिसेंटली, उसके एक्सपीरियंसेस आप उसमें बता सकते हो। कोई फेस्टिवल हुआ है, उन सब के बारे में आप यहाँ पर बता सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस में आती हैं। इवन स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, आपका फर्स्ट है, क्योंकि एक साल एक्स्ट्रा वाला वो लोग लेते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कॉलेज में गए हो तो उसका वहां का फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका कैसा था, किस लोगों से आप मिले हो वहां पर, ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हो, पर्सनल एक्सपीरियंसेस। फिर उसके बाद बुक रीडिंग इज अ डाइंग फिनोमिनन नाउ। अब क्या हो रहा है, सोशल मीडिया इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है कि पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग रील्स एंड लेस इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स। तो ये अब जो चीजें एक कस्टम था वो सब चीजें खत्म होनी चाहिए। मोबाइल फोन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे, गुड्स एंड बैड्स पूछे जा सकते हैं इसके। अभी इसी में ही स्पेसिमेन पेपर में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है मोबाइल फोन्स का। सोशल मीडिया के बारे में इट कुड बी आस्क्ड, सोशल मीडिया के बारे में इन टर्म्स ऑफ मनी मेकिंग ऑल्सो पूछा जा सकता है, एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम वेस्टिंग ऑल्सो पूछा जा सकता है, कि स्टूडेंट्स जो हैं वो चीजें बहुत ज्यादा ऑनलाइन हो गई हैं, तो इसलिए सोशल मीडिया का उसमें क्या रोल है, या आपको क्या लगता है कि अगर ये चीजें अच्छी हैं या बुरी हैं। तो ये सब कुछ करंट टॉपिक्स हैं जो इसमें मेंशन किए जा सकते हैं। आपको अपने लेवल पर लगता है कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, इफ यू रीड मोर ऑफ न्यूज़पेपर, मुझसे भी अगर ज्यादा पढ़ते हो न्यूज़पेपर, मैं तो बहुत कम पढ़ती हूँ, तो आप भी कुछ टॉपिक्स हो तो मेंशन कर सकते हो, जो भी बच्चे होंगे वहां पर वो देख लेंगे। ठीक है, अब ये हो गया मेरा ऐसे वाला हिस्सा। तो ये सारी चीजें आई विल सेंड यू, वो वाला जो पार्ट था उसका आप पिक्चर ले सकते हो। ओके, कहाँ जाना है मुझे अब वापस। ठीक है, तो नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स द पार्ट ऑफ दिस। फर्स्ट इज द क्वेश्चन इज अबाउट डायरेक्टेड राइटिंग। अब देखो, डायरेक्टेड राइटिंग का एक सिंपल सा हिसाब समझो कि उसके लिए आपको कोई भी फॉर्मेट नहीं दिया गया है। ठीक है, तो वट एवर यू हैव, वेदर यू हैव अ फिल्म रिव्यू और यू हैव अ पर्टिकुलर बुक रिव्यू और एनी ऑफ द कल्चरल प्रोग्राम्स और समथिंग, तो वो सारी चीजों में आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक को एम्पलीफाई करना है अपने खुद के शब्दों में, उससे ज्यादा उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब न्यूज़पेपर रिपोर्ट दी हुई है हमें, इसमें रिपोर्ट राइटिंग दो, हम तुम लोग पूछ रहे थे ना कि कौन सा बहुत ज्यादा आने के चांसेस हैं। सी, ऑन अ वेरी क्लियर नोट, आई डोंट नो, मैंने पेपर नहीं बनाया है, बट
हाँ, अपने लेवल पर हमें सिर्फ इतना पता है कि रिपोर्ट राइटिंग वट एवर माई पास्ट एक्सपीरियंसेस आर। आप देखोगे डायरेक्टेड राइटिंग के बहुत सारे वीडियोज हैं और उसमें भी मतलब अलग अलग पार्ट्स के, और उसमें भी रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग ये दो चीजें बहुत ज्यादा पूछी गई हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था फिल्म रिव्यू के बारे में, तो फिल्म रिव्यू में यू कैन राइट एनी मूवी, वो आपसे आकर के पूछेंगे नहीं कि आपने मूवी देखी है कि नहीं, अच्छी लगी कि नहीं। उनने आपको एक टॉपिक दिया है, आप उस टॉपिक को डील कैसे करते हो उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। whether you have seen, whether you have not seen, whether it is English or it is Hindi, लिखना तो इंग्लिश में ही है ना, बट मूवी यू कैन टेक एनी, ओल्ड न्यू, आपने कोई भी मूवी लेनी है, बट वो सिर्फ ऐसे करके होनी चाहिए कि हाँ उसके सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड होने चाहिए इन अ सीक्वेंस। उसके लिए तो हम बेस्ट एग्जांपल आपको यही देंगे कि टाइम्स ऑफ इंडिया का यू कैन यूज, मतलब बहुत सारे उसके रिव्यूज हैं, आप उसको यूज कर सकते हो। या कोई आपने ही अभी रिसेंटली कोई न्यू मूवी देखी हो, बहुत लेस चांसेस है क्योंकि आपके तो एग्जाम्स हैं, आप लोग तो पढ़ रहे होगे, तो उस टाइम पर विचेवर मूवी यू हैव सीन, कोई भी एक मूवी में या दो मूवीज का टाइम्स ऑफ इंडिया का जो एग्जाम्पल्स दिए होते हैं वो ले लो और उसी को ही लेकर के बस वहां पर लिख देना। कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है, either it is speech writing, it is a statement of purpose, it is personal profile, कुछ भी हो, किसी भी चीज का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है, बस आपको जो पॉइंट्स है उसको एम्पलीफाई करना है। आपको उसमें नाम लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, बट जो चीजें दी हुई हैं बस उसको स्टिक रहो। अगर उसमें दिया हुआ है कि कोई ऐसा प्लेस है जो मतलब आपका नेम नहीं उसमें दिया हुआ है, आप किसी डेजिग्नेशन पे हो, वो चीज दी हुई है तो वही उसमें लिखो। न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, यू हैव टू राइट योर नेम, राइट इट, यू विल नॉट राइट इट, उसके भी मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे क्योंकि अभी तक जितना भी एनालिसिस भी निकला है उसमें भी काउंसिल हैज नॉट रिटन कि स्टूडेंट ने नाम नहीं लिखा इसलिए उसके मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। ठीक है, तो उस चीज पर इतना ज्यादा हेडेक मत लो। देन 300 वर्ड्स के लिए ये चीज बोली गई है, तो 300 words would obviously mean some around 2 pages। ठीक है, 150 words का हम एक पेज अगर हम कंसिडर करते हैं तो 2 pages are sufficient for this particular part। then comes प्रपोजल राइटिंग। प्रपोजल राइटिंग तो आप खुद कंसिडर करोगे तो ये आपका 1 पेज में आ जाती है। बिगर हैंड राइटिंग 1.5 बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगी। तो प्रपोजल, अब देखो आता है प्रपोजल राइटिंग का फॉर्मेट। मेरा प्रपोजल राइटिंग वी हैव डन मल्टीपल टाइम्स हेयर आल्सो। ओके, तो ये एक तो स्पेसिमेन भी था, उसके अलावा ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो हमने इसके करवाए थे, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं, ये भी आई विल सेंड इट टू यू, जिसमें कुछ एग्जांपल्स हैं एक्स्ट्रा कि भाई हमको ये लिखना है प्रपोजल राइटिंग में। अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं तो ये सारी चीजों का अवेयरनेस करवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि आपको स्टेटमेंट लिखो, वट एवर इज देयर, वट एवर क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट आपकी दी हुई है वो आप उसमें इसको मेंशन करो। उसके बाद योर हेडिंग कि भाई व्हाट इज द पर्पस, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स जिसमें आप उसके बेनिफिट्स लिख सकते हो, स्टूडेंट्स को वो कैसे क्यों आप करवाना चाहते हो यहाँ पर लिख दो, और उसका एक भी बेनिफिट अगर हो रहा है तो 2 शुड बी दीज, 2 शुड बी दीज। ठीक है, दो दो ये दोनों चीजें होनी चाहिए, ये मैक्स मिनिमम 4 होने चाहिए। आप पॉइंट्स उसके एक्सटेंड कर सकते हो। ये सारा जितने भी स्टेटमेंट्स है कि भाई जो भी प्रोग्राम है या एक्टिविटी है ये कहाँ पर हो रही है, डेट टाइम फीस, कोई इसका प्लेस है, कोई वेन्यू है, कोई टाइम है, कोई फीस है उसकी, कौन कौन उसमें इंक्लूडेड है, एंड इफ कोई एक्टिविटीज भी होंगी जो उसमें इंक्लूडेड होंगी, वो सारी चीजें इसमें आप मेंशन कर सकते हो। और उसके बाद आता है दैट वी एक आपकी कंक्लूडिंग लाइंस जो इसमें आएंगी कि भाई ये मेरा कंक्लूजन है, दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी देयर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे इसमें ये सारी चीजों के एग्जाम्पल्स दिए, ये भी हम आपको भेज देंगे साथ में। बस आपको जो भी स्टेटमेंट्स है वो एज इट इज लिखनी है जैसे इसमें दिया हुआ है। अगर बोला गया है कि आपको ये मेंशन करना है, यहाँ लिखा है ना, मतलब यू हैव टू राइट दिस, ये जो वर्ड है ये भी आपको उसमें लिखना है। डायरेक्टेड राइटिंग में आप आउटलाइंस नहीं लिखते हो,
आउटलाइंस को सिर्फ एम्पलीफाई करते हो, एक्सप्लेन करते हो उसको, लेकिन इसमें आप ये जितने भी पॉइंट्स हैं, हेडिंग हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गया, लिस्ट ऑफ मेजर्स हो गया, एक लाइन छोड़ के कंक्लूडिंग लाइंस हो गए, ये सारी चीजें आप मेंशन करोगे। ओके, तो ये तो आपका स्पेसिफिक है, 1 पेज में अगर आ जाता है वेल एंड गुड, नहीं तो 1.5 तक वो जा सकता है ये वाला। इवन दो 1.5 भी हम ज्यादा ही बता रहे हैं, वो 1 पेज 150 वर्ड्स मींस बहुत ज्यादा आपको नहीं लिखना है। नेक्स्ट कम्स इज योर पार्ट ऑफ ग्रामर, जिसमें एक प्लेलिस्ट है, पता नहीं यू पीपल हैव रीच्ड दैट प्लेस और नॉट। लैंग्वेज में आपके नॉर्मल राइटिंग्स आती हैं, ग्रामर की प्लेलिस्ट चेक करना। okay, and multiple videos you will find there regarding transformation and all। ट्रांसफॉर्मेशन भाई हम एक ही में ही, आई कैन नॉट गो विद दैट ऑल दैट कि उसमें ये लिखो इसमें ये लिखो वाला, ठीक है। तो वो सारी चीजें भले ही शायद 10-10 मिनट्स के, बहुत ज्यादा भी नहीं होंगे, तो दैट यू कैन स्टडी फ्रॉम ग्रामर प्लेलिस्ट। और एंड आई एम टेलिंग यू, ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अ वन डे गेम, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो उसमें से इसको चेक करो। बट हाँ, बी केयरफुल कि जितने भी आप, जैसे कुछ स्टूडेंट्स मेंशन करते हैं कि मैम ये भी इसका स्टेटमेंट हो सकता है, हाँ हो सकता है, बट अगर उस पर्टिकुलर वीडियो में लिखा है कि ये 2019 का सॉल्यूशन है या ये 2018 के पेपर का सॉल्यूशन है, तो वो सारे सॉल्यूशंस एज इट इज रहेंगे, मैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती हूँ। रेस्ट बस देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में बस एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इसकी मीनिंग नहीं चेंज होनी चाहिए, इसका टेंस नहीं चेंज होगा, बट वो सिर्फ स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, डायरेक्टेड टू डायरेक्ट राइटिंग टू इनडायरेक्टेड इनडायरेक्ट राइटिंग, ठीक है। फिर आते हैं prepositions। अगेन prepositions में you are supposed to study the part of phrasal verbs, इसको भी you can find it in the playlist of grammar, ठीक है। phrasal verbs उसमें दिए, और आप उसमें ये चीज देखोगे कि कुछ ही phrasal verbs हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, go watch all those and उतना भी sufficient है आपके लिए। हाँ, रिविजन के तौर पे इफ आई फाइंड समथिंग इन टर्म्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, तो वो हम आपको सेंड कर देंगे टेलीग्राम पे, आप वहां से चेक कर सकते हो उसको। ओके, देन ये हमने ऑलरेडी बता दिया था। अब आता है ये मेरा लास्ट वाला टॉपिक, इसका लास्ट टॉपिक देखो, इसका ये जो हिस्सा है ये आपसे सिर्फ इतना कहता है कि स्टेटमेंट पढ़ो, पास्ट में लिखी हुई है, अगर कोई भी मान लो करंट सिनेरियो दिया, आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा कि करंट सिनेरियो, मुझे उसमें प्रेजेंट यूज करना है। बट यहाँ पर इफ समथिंग इज रिटन इन पास्ट, राइट इट इन पास्ट, एंड जस्ट जब आपने ये पूरा कंप्लीट कर लिया, इसको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ो, जब आपको लगता है कि ओके, आप आपके सेंसेस ना रिस्पॉन्ड करने लगते हैं कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। इफ यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश और इफ यू आर एवरेज इन इंग्लिश ऑल्सो, तभी भी ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, आई कैन गारंटी दैट। तो इसको रीड करो, 4 बार 5 बार आप उसको रीड करोगे, अपने आप आपको आंसर्स उसके समझ में आ जाएंगे। यू कैन चेंज इट दिस वे। बस एक काम है जो आपको नहीं करना है, मान लो नोटिस लिखा हुआ है यहाँ पर, ये करके नोटिसिंग करके मत लिखना, एक ही कंसिडर किया जाएगा, वो भी पहला वाला। तो ये दोनों चीजें मत करना कि हमने 2 लिख दिए। एंड द सेम थिंग यू आर नॉट सपोज टू डू इन दिस ऑल्सो, ये जितना ऑर्डर है, डोंट चेंज दिस ऑर्डर, ओके, ये भी आपको नहीं करना होता है। फिर इसके बाद मतलब ये ऑर्डर शुड बी सेम, सिर्फ आंसर्स ही लिखने हैं, और इसमें भी ये नहीं कि यहाँ पे फ्रॉम लिखा, अच्छा मुझे टू भी लग रहा है तो हम इसको साथ में टू भी कर देंगे, ठीक। फिर देन लास्ट इज द कॉम्प्रिहेंशन वाला हिस्सा। कॉम्प्रिहेंशन के हिस्से में सबसे पहला आता है मीनिंग्स दी हुई है, इसके वर्ड्स आपको ढूंढने हैं। तो पूछा गया था मुझसे इससे भी क्वेश्चन कि मैम इसको हम कैसे सर्च करें, ये तो मैं क्या ही इसमें बोल सकती हूँ। सी दिस इज, कुछ तो वर्ड्स होंगे दैट यू हैव इन योर डिक्शनरी और समथिंग, तो इसको रीड करना, पूरा क्वेश्चन रीड करना, उसके बाद उसके सॉल्यूशंस पर आना। जब यहाँ पर हमने ये सारे स्टेटमेंट्स रीड कर लिए,
हो सकता है कि यू कैन फाइंड इट, और अगर नहीं भी ढूंढ पाओगे देन जस्ट लेट इट गो, क्योंकि ऑब्वियसली हम एवरी टाइम वी कैन नॉट नो अ हैवी वर्ड कि ये अच्छा ये बहुत कठिन सा वर्ड है, तो वी डोंट नो कि वो सही होगा कि गलत होगा। बट हाँ, फिर से हम वही चीज बोलेंगे कि ये आपको मीनिंग्स दी हुई है और आपको इसके वर्ड्स ढूंढने हैं पैसेज में से, जो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ किसी पर्सन की बात की, अच्छा वो पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा क्लोज, मतलब क्लोज नहीं बट जान परिचित इंसान है इसका, तो ये ऐसे करके आप उसको ढूंढ सकते हो। ठीक है, बट दिस ऑल्सो इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मच वोकैबुलरी यू नो एक्चुअली। अब इसमें दिया हुआ है दूसरा वाला हिस्सा, जिसमें बोला गया है दैट फ्रॉम ईच ऑफ द वर्ड्स यू हैव टू चूज करेक्ट सेंटेंस जो अनचेंज होना चाहिए इन स्पेलिंग but with a different meaning from that which it carries। देखो the question was, यहाँ पर एक हमने एग्जाम्पल लिया था इसमें वेजल का, इवन दो कॉम्प्रिहेंशन, प्रपोजिशन, प्रपोजल राइटिंग, डायरेक्टेड, ये सारी चीजें मैंने अलग से भी वीडियोस में सॉल्व करवाई है, जिसमें 2024 के ही पेपर का सॉल्यूशन है। वन ऑफ द स्टूडेंट मेंशन कि मैम आपने इसी को ही बस ऊपरी ऊपरी बता दिया, यू हैव नॉट सॉल्व्ड इट, तो प्लीज गो वॉच द होल प्लेलिस्ट, उसमें लिखा होता है कि भाई ये अलग अलग सॉल्यूशंस हैं। ब्रीफिंग हम आपको इसमें कर देते हैं, लेकिन हर पार्ट को सॉल्व करने वाला काम मैंने अलग से किया हुआ है, आप उसमें जाकर के उसको चेक कर लो। ठीक है, वेजल जैसे इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे वेजल का मतलब एक लार्ज शिप है। अब हमें सबसे पहली चीज कि उसके मीनिंग को, उसके फॉर्म को या उसकी स्पेलिंग को नहीं चेंज करना है। नहीं चेंज करना है तो ये तो होगा ही नहीं, इसमें भी एस लगा हुआ है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये हो सकता है और ये हो सकता है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है अ लार्ज वेजल वाज इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ द, अगेन यहाँ पे भी तो मतलब इसका शिप ही है। और नेक्स्ट इज द सेलर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू वेजल द कार्गो। अब यहाँ पर ये जो है ये वर्ब जैसा लग रहा है, ठीक है तो यहाँ पे भी फॉर्म मतलब देखने में स्पेलिंग सेम है, बट यहाँ पर ये एक नाउन है, यहाँ पर ये एक वर्ब है। टू के बाद अगर वो लग रहा है ऑब्वियसली उसका कुछ काम ही दिया जा रहा है, टू वेजल द कार्गो केयरफुली टू प्रिवेंट एनी डैमेज, कि ये जो कार्गो जो गुड्स है उसको रख दो, वेजल कर दो मतलब शिप में ही रख दो उसको, तो इसके थ्रू आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके मतलब बस इतना ध्यान देना उसमें कि स्पेलिंग जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। देन इसी के ही आते हैं मेरे ये वाले क्वेश्चंस जो आपको दिए हुए, देन कम्स द क्वेश्चन आंसर्स। अब क्वेश्चन आंसर्स में आपको वर्ड कैसे चेंज करना है, कुछ कीवर्ड्स जैसी चीजें तो है वो आप सेम एज इट इज रख सकते हो, बट डू नॉट मेंशन द होल स्टेटमेंट एज कि भाई यहाँ से हमने उठाया, हमने बढ़िया उसको ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमर्स लगा करके कर दिया, नो उनको कोट्स नहीं चाहिए, कॉम्प्रिहेंड, ये लिटरेचर नहीं का पेपर दे रहे हो तुम लोग, लैंग्वेज का पेपर दे रहे हो, तो उसमें ओन वर्ड्स शुड बी देयर, आपको अपने अकॉर्डिंग उस चीज को लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसमें ऐसे ही दिया हुआ है, बस एक और चीज कि हाँ अगर जो क्वेश्चन है वो पास्ट टेंस में, इट इज रिटन एज फेल्ट, उसको पास्ट टेंस में ही लिखो। ये सॉल्यूशंस भी आई हैव गिवन यू कॉम्प्रिहेंशन का देखना पार्ट, उसमें हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाया है इन लैंग्वेज प्लेलिस्ट। ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, फ्रेजल वर्ब्स उसमें आपको मिलेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें सॉल्व किया हुआ है थोड़ा, वो आपको उसमें मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे हिस्से हैं जो आपको ये सब दिक्कत होती है ना कि एडजेक्टिव में क्या यूज करना है क्या नहीं यूज करना है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में क्या यूज करना है क्या नहीं, वो सब चीजें उसमें दी हुई हैं, जा करके उसको देखो। ओके और वहां कुछ नहीं समझ आता देन यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। फिर नेक्स्ट इज स्टेट एनी टू डिटेल्स फ्रॉम द स्टोरी, कि अगर दो दो नंबर का है आप उसको पॉइंट्स में लिखोगे, वेल एंड गुड। दो पार्ट्स दिए हुए हैं तो पैराग्राफ चेंज करके भी लिख सकते हो। अब आता है मेरा सबसे सुंदर हिस्सा इस पेपर का, दैट इज यू हैव टू मेंशन अबाउट द कॉम्प्रिहेंशन की समरी। ठीक है, 8 नंबर का है, 100 वर्ड्स का है कुछ, इसमें देखो यहीं पर इसको समझा देते हैं। प्रेसी राइटिंग की कुछ चीजें समझ लेना। देखो फर्स्ट थिंग दैट इज गिवन इन प्रेसी राइटिंग इज योर कीवर्ड्स। ओके, कीवर्ड्स आपके क्या करते हैं, ये आपके पास सब तब करोगे, आपको जो मेन मार्क्स मिलेंगे वो आपके
फेयर ड्राफ्ट के ही मार्क्स होते हैं, ठीक है, फेयर ड्राफ्ट के मार्क्स होते हैं और ये भी ग्रिड के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक। सबसे पहले आते हैं मेरे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब मेरा कौन सा पॉइंट है, ये जितने मेरे को स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये समराइज, यू आर सपोज टू राइट इट फ्रॉम हियर ना, कौन से पैराग्राफ्स यूज करने, 5, 6, 7, हम उसके ऊपर भाई देखेंगे ही नहीं, ठीक है। ये इतना मेरा टारगेट होना चाहिए कि अगर मुझे ये वाला हिस्सा मिला है तो कौन से 3 पैराग्राफ्स दिए, 5, 6 एंड 7, तो ये 3 पैराग्राफ्स, these 3 you will take, this is 5, this is 6 and this is 7, बस इतने से ही मुझे बनाना, ना मैं उसके एक ऊपर जाना है ना एक नीचे जाना है मुझे, ओके। तो ये सबसे पहले आप उसी से रिलेटेड कुछ 5, 6, 10 स्टेटमेंट्स को लिख लो। यहाँ पर हमने उसको मेंशन कर लिया, हम ये पॉइंट्स लिखेंगे, एज इट इज लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद आता है मेरा रफ ड्राफ्ट। रफ ड्राफ्ट जो है वो पूरा का पूरा पेंसिल से बनता है। अगर आपको नहीं बनाना है जस्ट बिकॉज कि आपका पेपर टाइम नहीं बचा है, यू कैन डायरेक्टली मेक योर फेयर ड्राफ्ट। ये हो जाता है मेरा रफ ड्राफ्ट जो 5x20 के उसमें बन जाएगा, ठीक है। तो इसी के हिसाब से ये जो है ये 100 वर्ड्स का हो जाएगा। फिर मेरा फेयर ड्राफ्ट जो मेरा पेन से बनता है, फाइनल ड्राफ्ट होता है, ये ग्रिड के साथ होता है। आपको ग्रिड्स बनाने होते हैं, ये आपने बॉक्स बनाए, इसमें आपने ये 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 और यही करके आपको ऐसे करके 20, 5 रोज एंड 20 कॉलम्स करके, 5 कॉलम्स एंड 20 रोज करके आपको इसको बनाना होता है। रफ ड्राफ्ट में आप क्या करोगे, आपने ये जो कीवर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे, उसी का स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दो अच्छे से, सही से, मतलब कि हमने वर्ड फॉर्म में बना करके हर एक बॉक्स में एक ही वर्ड डाल करके हम इसमें लिख देंगे। हो सकता है कि इसमें आपके मान लो 100 से ऊपर चले जा रहे हो, 110 चले जा रहे हो या सिर्फ 90 जा रहे हो। अब आप स्टेटमेंट बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो, वो फाइनल चीज आप कहाँ करते हो, वो इसी में करते हो। अब क्वेश्चन हम फिर से पढ़ते हैं अपनी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए। इसमें लिखा हुआ है दैट you are supposed to write a summary in the form of a passage in about 100 words। इन 100 वर्ड्स नहीं दिया, इन एग्जैक्ट 100 वर्ड्स नहीं दिया, मतलब जो इसका एक रेंज है, अगर वो थोड़ा 98 चला गया या 102 चला गया वो चलेगा, ओके, बट कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, अगर आप वर्ड लिमिट को नहीं फुलफिल कर पाए, आप उससे 90 में ही हम खत्म कर दे रहे हैं या मेरा 115, 120 वर्ड चला जा रहा है, वहां पर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। पर मान लो कि कोई एक स्टेटमेंट है, हमने एंड बीच में लगाया, एंड के बिना वो आएगा ही नहीं, तो वो 101, 102 में चला जाएगा। 98, 99 इज ऑल्सो ओके, ओके। तो ये आपकी ये सारी चीजें थी जो आपको इसमें पढ़नी थी। इसके बाद देर इज वन मोर थिंग दैट आई एम सपोज टू टेल यू, और कि काउंसिल आपसे क्या क्या चीजें मतलब कहता है कि वो चीजें आपके पास होनी चाहिए। जस्ट अ मिनट, वो हम अभी आपको बता देते हैं, अभी 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 जिसमें आई विल फाइंड सम प्रीवियस ईयर वाला पेपर और उसी के अकॉर्डिंग ही आई विल टेल यू द क्वेश्चंस। पीवाईपीज है इसमें। इंग्लिश लैंग्वेज का मैं 2020 वाला हिस्सा लेती हूँ, ठीक है। और इसमें आई विल टेल यू काउंसिल आपको डायरेक्टली क्या सजेशन देता है। ये सारे पेपर्स जो हैं ये आपको मिल जाएंगे आपकी टेलीग्राम वाले चैनल पे, तो वहां पर जाकर के आप इसको एक बार के लिए रीड कर सकते हो। नहीं तो ये आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन्ड यू पेपर एनालिसिस के नाम से, एग्जाम एनालिसिस के नाम से आप उसको चैनल पर भी सर्च कर सकते हो, ओके। कुछ सजेशंस दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए कि आपको, द फर्स्ट वन इज कि प्रैक्टिस इज द की टू इंग्लिश पेपर 1, इट हैज बीन प्रूव्ड अगेन एंड अगेन, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी की इंग्लिश बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, एंड यू शुड ऑलवेज हैव अ पॉइंट टू स्पीक।
बोलना इज नेसेसरी. डिफरेंट यूजेस ऑफ एंड चेंज ऑफ वर्ड्स, कि आप वर्ड्स को कैसे चेंज कर सकते हो, जैसे इन योर ओन वर्ड्स भी कैसे लिखना है वो आप कर सकते हो. यू शुड हैव द हैबिट ऑफ कंसल्टिंग अ डिक्शनरी. नए वर्ड्स लर्न करो, चाहे वो फॉर्मल और उनका इनफॉर्मल यूज हो. इंस्ट्रक्शंस जो है क्वेश्चन पेपर पे, उनका एडहेरेंस इज इम्पॉर्टेंट. ऑल 4 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से. ऑल 6 टाइप्स ऑफ एसेज आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि वेयर योर स्ट्रेंथ लाइज. फिर वही चीज है कि यू शुड नो, अभी तक आप इतने प्री बोर्ड दे चुके हैं, आपको पता होना चाहिए कि किस ऐसे में आपकी ज्यादा कमांड है. लाइक इन 10th आई नेवर यूज टू, मैंने कभी पिक्चर कॉम्पोजिशन नहीं अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि मैं 5 में से मैं चूज कर लूंगी, लेकिन वो पिक्चर कॉम्पोजिशन मुझसे नहीं होता. सिमिलरली इन दिस, बाकी 4-5 आई कैन चूज, बट ये जो लास्ट वाला स्टोरी राइटिंग है वो मुझसे नहीं होती. एंड यू शुड बी फेमिलियर विथ ऑल टाइप्स अंडर डायरेक्टेड राइटिंग. डायरेक्टेड राइटिंग के जितने भी हिस्से हैं वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, मतलब वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. ओके, उसके बाद ये लिटरेचर वाला हिस्सा है, दैट वी विल डू इन लिटरेचर पार्ट इटसेल्फ. तो अभी के लिए दिस मच वाज ओके. अब हम लोग आते हैं कि कुछ क्वेश्चंस पे जो स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड मी इन द पार्ट, कि भाई आपको कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है. तो दैट वी विल टेक फ्रॉम हेयर इटसेल्फ, जिसमें ओके सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है यहाँ पर कि ये जो रिपोर्ट है ये इमेजिनरी हो सकती है, कि मतलब आप अपने अकॉर्डिंग मनगढ़ंत कहानी उसमें बना सकते हो. यस, ऑब्वियसली आप उसको बना सकते हो. मतलब कोई भी आप रिपोर्ट बना रहे हो, जरूरी थोड़ी ना कि कोई इवेंट हमने उसको अटेम्प्ट किया है. यस, इमेजिनरी चीज इसमें हो सकती है. ठीक है, फिर सेकेंड चीज उसमें पूछी गई है, I'm only telling you about the third. Next question is asked कि comprehension की meanings हम कैसे ढूंढें. अब comprehension की meaning I have already told you कि उस statement को 2-3 बार जो है उसको पढ़ो, और हो सकता है कि उससे आपको meaning समझ में आ जाए कि whatever is given. else बेस्ट तरीका तो यही होता है कि अभी तक बहुत सारे अपने वर्ड्स आपके माइंड में होते, अच्छा मैंने ये देखा होता तो मुझे वो चीज मिल गई होती. हाँ, इन केस आपको इसके फर्दर कभी भी अपनी अंग्रेजी सुधारनी हो, तो मैंने खुद उसकी नॉर्मन लुइस की एक बुक पढ़ी थी, दैट इज वर्ड पावर मेड इजी. यू कैन रेफर टू दैट. उससे आपके बहुत सारे जो वोकैबुलरी बैंक आपके दिमाग में है वो अच्छा हो जाएगा. इन जनरल ये हम आपको बता रहे हैं. फिर फॉर्मेट ऑफ प्रपोजल राइटिंग, एंड विच एवर इज हैव द हाई चांसेस ऑफ कम चांसेस टू कम इन एग्जाम. फिल्म, आर्टिकल और डायरेक्टेड राइटिंग. अभी तक देखो, फिल्म रिव्यू में ख्याल से एक बार आई है, बुक रिव्यू एक बार आई है, और ये भी सारी चीजें हमने प्रपोजल के बहुत सारे वीडियोज है उसमें हमने 2020 में ये वाली आई है, एवरीथिंग आई हैव गिवन. ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग इतनी बार जो चीजें पूछी गई हैं वो है आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग. बट हाँ, एक एक के हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो. पता आपको सब होना चाहिए, स्पीच, स्टेटमेंट ऑफ पर्सन, पर्सनल प्रोफाइल, ये सब चीजें पता होनी चाहिए. बट फिल्म और बुक रिव्यू क्योंकि अभी आई नहीं है, तो हम ये चारों के चांसेस अभी के लिए मानते हैं. ये दो जो बहुत फ्रीक्वेंट है, और ये दो जो अभी काफी समय से नहीं आई है. Which type of essays can come? You have to prepare all 6 types of essays. आएंगे तो सारे ही तरीके के ऐसे भाई. अटेम्प्ट आपको अपने अकॉर्डिंग करना है. इंपॉर्टेंट एसेज के जो टॉपिक्स हैं वो हम आपको भेज देंगे. ठीक है, उसके बाद कि अगर कोई कंपटीशन स्पेसिफिकली नहीं दिया हुआ है रिपोर्ट या फिर आर्टिकल राइटिंग में, तो आप क्या अपने लेवल पे कोई भी कंपटीशन चूज कर सकते हो. यस, आप कोई भी कंपटीशन अपने लेवल पर चूज कर सकते हो, वेदर इट इज म्यूजिक, इट इज एनी सॉर्ट ऑफ फैशन, कोई आर्ट है, पेंटिंग है, कुछ भी आप उसमें यूज कर सकते हो इन रिपोर्ट राइटिंग, और उसी को ही लेकर के रिपोर्ट बना सकते हो. ठीक है, एनुअल फंक्शन रिपोर्ट हो गई. तो ये सारे के आप एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हो रिपोर्ट राइटिंग में. फिर
हाउ टू आंसर करेक्ट फ्रेजल वर्ब्स. फ्रेजल वर्ब्स तो ऑब्वियसली बिना मीनिंग के जाते नहीं है. एंड वेन एवर मीन्स आई ऑल्सो इवन सॉल्व इट, तो हम पहले उसकी मीनिंग को रिकन्फर्म कर लेते हैं उसके बाद. बट फ्रेजल वर्ब्स आप गो एंड चेक इट इन द प्लेलिस्ट ऑफ ग्रामर. आप देखोगे कि कुछ स्पेसिफिक प्ले वर्ड्स ही हैं जो रिपीट हुए हैं हर बार, और उतनों को पहले पढ़ लो. उसके बाद यू विल एटलीस्ट हैव एन आइडिया कि आपको कितना कहाँ से क्या शुरू करना है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस इज डायरेक्टेड राइटिंग का कोई फॉर्मेट. तो डायरेक्टेड राइटिंग का कोई भी फॉर्मेट नहीं है. यू जस्ट हैव टू एम्पलीफाई. प्रपोजल राइटिंग का फॉर्मेट इज इट. डायरेक्टेड राइटिंग का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट इज नॉट गिवन. जैसे भी वो होता है, फिल्म रिव्यू है, जैसे एक फिल्म रिव्यू दी जाती है बस वैसे करके उसको लिखना है. बुक रिव्यू जैसे दी जाती है ऐसे राइटिंग के फॉर्म में मल्टीपल पैराग्राफ्स आप चेंज करके तो वैसे करके उसको बस लिखो. फिर इसमें दिया हुआ है कि फंक्शनल, कैन यू डू प्रैक्टिस ऑफ सम फंक्शनल ग्रामर इन वन शॉर्ट वीडियो एज इट वुड बी वेरी हेल्पफुल. तो इसके लिए तो फंक्शनल ग्रामर की अगेन आई विल टेल यू कि भाई जाकर के उसमें प्लेलिस्ट में चेक करो. फिर व्हाट आई विल डू, वही हम 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देन अगेन यू विल हैव द आइडिया कि भाई यही चीजें आएंगी. तो जा करके वही वीडियोस को देखो, वो सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है. इवन 2023 का भी एनालिसिस जो है वो हमने करवाया हुआ है. 2022 का, 23 का, वॉट एवर क्वेश्चन आर देयर, एवरीथिंग इज देयर. ओके. फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया इसमें खतरनाक सा. इफ आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन और या फिर कोई स्पेसिफिक वर्ड की, तो क्या हम इन्विजिलेटर से पूछ सकते हैं? नो, इन्विजिलेटर से मत पूछना ये सारी चीजें. आप उनसे सिर्फ मान लो बुक या कॉपी कुछ हो गई वो आप पूछ सकते हो. हाँ, जो एडवेंचरस बच्चे हैं वो ट्राई कर सकते हैं. हो सकता है कि वो कुछ कहे नहीं, बट ऑब्वियसली वो बताते नहीं है. कोई अच्छा सा इन्विजिलेटर आपको मिल गया, एंजल इन्विजिलेटर मिल गया, तो वो बता देगा. बट इन्विजिलेटर से आई वुड सजेस्ट कि कुछ भी ये सब चीजें मत पूछना. ओके. फिर उसमें लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन और सेंटेंसेस ग्रामेटिकल, ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, और उनको कैसे ग्रामेटिकल क्वेश्चंस को यूज करना है. जितना भी सिलेबस है एट द एंड होल वन शॉट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. मुझे नहीं समझ आया ये वाला कमेंट. बस इसमें अगेन आई विल से कि प्लीज गो एंड रेफर टू द ग्रामर प्लेलिस्ट. उसको पूरा चेक कर लो, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वाले स्टेटमेंट्स को मुझे ऐसे करना है. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि उसमें अगर कुछ भी ऐसा है जो 2019 या कोई भी ईयर रिलेटेड सॉल्यूशंस हैं तो उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, वो सही दिए हुए हैं. फिर विच ऐसे टू अटेम्प्ट कॉम्प्रिहेंशन 50 वर्ड्स की समरी. प्रेसी राइटिंग अभी हमने आपको समझा दी कि उसको कैसे लिखना होता है. एंड इट शुड बी इन योर ओन वर्ड्स. उसको भी शब्द 3 पैराग्राफ्स दिए, 5, 6, 7, तो इन्हीं 3 पैराग्राफ से लोगे. पूरे पैसेज सब कुछ उठा करके उसमें नहीं पूछना है. ओके. फिर एक बच्चे ने बहुत बड़ा सा मैसेज लिखा हुआ है. उसमें फर्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट एग्जाम हॉल के अंदर. आई ऑलरेडी डिस्कस्ड यू विद यू की छोटी छोटी चीजें उसमें ध्यान रहो. 20 मिनट दो फंक्शनल ग्रामर के लिए, स्टार्टिंग के 40 मिनट्स दो ऐसे के लिए. आपको उसको रीशफल करना है, आप उसको कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग. पूरा फॉर्मेट ऑफ ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ ईच क्वेश्चन ये हमने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिए. देन टिप्स एंड ट्रिक्स टू अवॉइड लूजिंग मार्क्स, सिली मिस्टेक्स बताया है कि मत करना है ऐसे राइटिंग का अपने अपने लेवल पर. फॉर्मेट, हाँ एक चीज और समझ लेना कि रिपोर्ट राइटिंग जो होती है इट विल ऑलवेज बी इन द पास्ट इवेंट्स. ठीक है, जो आपने कुछ भी आपने देखा है, मान लो कोई एनुअल फंक्शन अटेंड किया है आपने, या अभी आप वहां गए होगे, अयोध्या गए होगे, वो अगर आपने अटेम्प्ट किया है, सीन किया है उसको, तो उसकी आपने एक रिपोर्ट बना करके देनी है. तो वो सारी चीजें इट शुड बी इन द पास्ट टेंस. आर्टिकल जो होता है वो थोड़ा सा पर्सनल होता है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट में कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में होती है. आर्टिकल में भी डिपेंड करता है ना कौन सा क्वेश्चन है, कि भाई अगर आपसे मान लो कि कोई एक सिंपल सा बुक्स आर इनडिस्पेंसेबल फ्रेंड्स ऑफ अ पर्सन, तो वो भी आर्टिकल राइटिंग में आता है, वो मेरा प्रेजेंट में ही जाता है. उसके बाद लिखा हुआ है परफेक्ट एग्जाम्पल विथ एवरी फॉर्मेट यू गिव, की वट एवर
क्या लिखा हुआ, परफेक्ट एग्जाम्पल विथ एवरी फॉर्मेट यू गिव। तो इसका हमने ऑलरेडी आपको जो भी चीजें बताई हैं, रिपोर्ट हो गया, इसको पास्ट टेंस में करना है, तो एवरीथिंग आई हैव गिवन यू विद एन एग्जाम्पल ओनली। कुछ इसके बाद भी रह जाए तो मुझे बता देना। प्रैक्टिस एंड बेसिक रूल्स टू डील विद फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर के लिए अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू कि जा करके ग्रामर की, मतलब आधों को पता ही नहीं है, आई एम टेलिंग यू कि ये वाली भी एक प्लेलिस्ट है। कुछ चीजें आप बस इसमें पढ़ लो, एक ग्रामर की प्लेलिस्ट पढ़ लो, एक एग्जाम एनालिसिस सर्च कर लेना, ठीक है। और इससे आपको ये दोनों चीजें पढ़ोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी सिली मिस्टेक्स हैं जो मुझे नहीं करनी है। इवन दो वट एवर एल्स रेस्ट ऑफ द थिंग्स वर देयर, वो हमने आपको बता दिए। देन अगर कोई डाउट वाले क्वेश्चंस हैं तो उससे कैसे डील करना है, प्लीज डू नॉट राइट। मान लो आपको प्रपोजिशन में दो चीजें लग रही कि ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, नहीं, एक ही सही है, हमें एक ही को लिखना है, यहाँ पर दो को हम लिख के भी नहीं वहां पर जा सकते। फिर है कि यू हैव टू टेल सम फ्यू वर्ड्स या कीवर्ड जो आप क्वेश्चंस में यूज कर सकते हो सुंदर भाषा के लिए। उसके लिए आप सेंड यू सम वर्ड्स ऑन टेलीग्राम, आप उसको वहां से चेक कर सको। और कुछ कामिंग एंड सूदिंग वर्ड्स, वो तो सबसे लास्ट में बताएंगे तुम लोगों को। कुछ एक आध स्टूडेंट को मुझे सही भी करना है ना, कुछ हैं जो बहुत सुंदर सुंदर से कमेंट्स लिख करके भेज रहे हैं, और वो भी मेरे लिए नहीं, दूसरे स्टूडेंट्स के लिए लिख करके भेज रहे हैं। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट इज maximum page to be written for an essay. हम again I have 4 pages are enough if you have bigger handwriting. It should extend from 3 pages to 4 pages. 3 पेज पे भी आकर, थर्ड पेज पर भी अगर आपका जो essay वो खत्म हो रहा है, well and good, उससे ज्यादा भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। फिर एंड प्लीज एक लाइन में जिनकी बहुत बड़ी हैंडराइटिंग है, ये नहीं कि सिर्फ 4 वर्ड्स आपके एक लाइन में आ रहे, उतना भी मत हॉरिबली लिखना। ओके, फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रामर, टाइम मैनेजमेंट, जितने भी तरीके के ये एसेज होते हैं, डायरेक्टेड राइटिंग, फंक्शनल ग्रामर, सब पढ़ना है। सब ऐसा करते 12-13 घंटे का एक वन शॉट वीडियो बनाते हैं तुम लोगों के लिए। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि मैम प्लीज अपलोड वन वीडियो टुमारो फॉर स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। सी द वेरी ऑन अ वेरी क्लियर नोट, सिंस मैं एक बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट टीचर हूँ, आई विल नॉट मेंशन इतना पढ़ लो 80 में से 80 आ जाएंगे, आई कांट डू दैट, ठीक है। इट इज ऑल ऑब्वियसली ऑन योर ओन प्रैक्टिस। कुछ स्टूडेंट्स एक दिन पहले पढ़ते हैं, योर चॉइस। कुछ स्टूडेंट्स पूरे साल न्यूज़पेपर और समथिंग पढ़ते हैं, दैट इज ऑल्सो योर चॉइस। माई पार्ट इज कि हमने आपको कुछ ऐसे के टॉपिक्स दे दिए, कुछ इंपॉर्टेंट वाले दे दिए, रिपोर्ट राइटिंग्स बता दिए मैंने कि भाई एनुअल फंक्शन या कहीं पर भी जा रहे हो, 4-5 जगह पर जा रहे हो, घूमने गए हो, उसकी इमेजिन करो ना कि आप गए हो तो कैसी रिपोर्ट आप उसकी बनाओगे। वो सारी चीजें पढ़ लो, यू विल फाइंड इट ऑन इंटरनेट एनीवेयर, आप कहीं पे भी उसको ढूंढ सकते हो, ठीक है। फिर तो ये 100 में से 100 वाला तो नहीं, बट हाँ, आई गिव यू माई ओन विशेस कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, सब्सक्राइबर स्टूडेंट्स हैं, उनका पेपर बहुत अच्छा हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज प्रोवाइड थीम्स एंड क्रिटिकल स्टोरी, ये तो अभी के लिए नहीं होगा, लिटरेचर वाला पार्ट अभी हम नहीं देख रहे। डायरेक्टेड राइटिंग, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस फॉर फंक्शनल ग्रामर, तो फंक्शनल ग्रामर का हाँ ये आई कैन डू, आई विल गिव यू सम एक पेपर, और पेपर की हम आपको फोटो दे सकते हैं, एक स्पेसिमेन पेपर की, और ये इसका जो सॉल्यूशन है, ठीक है, पेपर नहीं, मैं सैंपल, द होल पेपर आई विल नॉट गिव यू, बट हाँ इसका जो फंक्शनल ग्रामर वाला हिस्सा है ये हम आपको दे सकते हैं। और अभी हम इसको थोड़ी देर में भेज देंगे आफ्टर अपलोडिंग दिस वीडियो, और उसके बाद इसी के ही सॉल्यूशंस आई विल गिव यू इन 2-3-4 आवर्स इन द इवनिंग। उतना हिस्सा एटलीस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद और कुछ तो नहीं है इसमें ऐसा। Composition and directed, I've already told you. Most important, directed writing. Directed writing already I've told you. Okay.
फिर एक बच्चे ने पूछा है, मैम इफ द शॉर्ट स्टोरी स्टार्टिंग इज फर्स्ट पर्सन, we won't have to write it in first person, then will it be narrative? I attended short story in pre-boards and got 12 from 20 remarks were it was a narrative. How can we write it in differently? देखो, अगर कोई भी स्टोरी है जो फर्स्ट पर्सन पे होती है एंड तो आई वाली स्टोरी है, उसको उठा करके किसी तीसरे पर्सन, अपनी खुद की स्टेटमेंट्स मत बताओ, मैंने ये किया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। कोई और पर्सन भी तो होगा साथ में, नहीं है तो उसको स्टोरी में लेकर के आओ, इमेजिनरी स्टोरी आपकी ओरिजिनल स्टोरी उसको उसमें लेकर के आओ, ठीक है। और उसको वहां पर थर्ड पर्सन है, मान लो मेघा है, कोई कोई पर्सन है, आधे तो नेम ऐसे मेंशन करते हैं कि हम उनका नेम भी नहीं इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कोई थर्ड पर्सन है और इसी का ही आप क्या करो, इसकी और आपकी एक स्टोरी चल रही है, वो आप उसमें डायलॉग्स शुड बी देयर, ठीक है, उसका कुछ तो डिस्क्रिप्शन दोगे, उस पर्सन का डिस्क्रिप्शन दोगे, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ सकती हैं। कोई एक इंसिडेंट हुआ है, उसी का ही कोई एक लॉजिकल सा स्टेटमेंट, कोई एक राइजिंग एक्शन आप उसमें दिखा रहे हो, ठीक, तो एलिमेंट्स सारे मेंशन करो ऑफ द स्टोरी इन दिस, देन दैट्स इट। आई होप आपको इतना चीजें समझ में आ गई होंगी, एंड रेस्ट इफ पॉसिबल आई विल मेक अनदर फॉर द डाउट सेशंस। इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क यू कैन डू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड अगर हम नहीं सेकेंड डाउट सेशन बना पाते then definitely I will reply you there itself. Till then keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you. अच्छा हाँ, एक और चीज, ओके, तो कुछ मोटिवेटिंग वर्ड्स एक स्टूडेंट ने बोला था कि कुछ सुंदर सुंदर से शब्द, देखो कुछ, देयर इज वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल। कुछ स्टूडेंट्स हैं या कुछ पीपल हैं जो मुझे कमेंट करते हैं, अच्छा बुरा वट एवर, इट्स ओके, आई एम बिग इनफ कि मैं उन सब चीजों से डील कर सकती हूँ। इफ आई लाइक इट आई डू लाइक इट, एंड इफ आई डोंट लाइक इट आई रिमूव दैट कॉमेंट, एज सिंपल। बट कोई बच्चा मेरे चैनल पर अगर मुझसे कुछ पूछ रहा है एंड सेकेंड पर्सन कम्स एंड डीमोरलाइजेस दैट पर्सन कि तुम फेल हो जाओगे, तुम ऐसे करोगे या वैसे करोगे, तो प्लीज डोंट डू दैट। आई पर्सनली विल नॉट एंटरटेन ऑल दीज थिंग्स। तो इधर डोंट कॉमेंट such things on my channel, or if you feel like, तो प्लीज अप्रिसिएशन दो। आपको भी नहीं पसंद आएगा कि आपको कोई सेकंड पर्सन आकर के एटलीस्ट एग्जाम के एक दो दिन पहले कुछ भी बुरा बोले, ठीक है। आई हैव ऑलवेज मोटिवेटेड यू ऑल एंड आई वुड लव टू सी माई स्टूडेंट्स टू मोटिवेट समवन एल्स कि भाई कोई बात नहीं, ये गलत है, ये वाला लिखना, इससे तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे। हमको वो चाहिए अपने स्टूडेंट्स में, तो प्लीज डू दैट। एंड आई नो यू हैव कम अ लॉन्ग वे, आपने बहुत सारी पढ़ाई की होगी, बहुत सारा एग्जाम्स दिए होंगे, उसके बाद ही आप यहाँ तक पहुंचे हो। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ अ पेपर लाइक इंग्लिश लैंग्वेज। देखो, इंग्लिश language is a paper that is comparatively easier. Okay, if you are that much good enough, best enough in English, आपसे हो जाएगा। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन एनी वे। हाँ, बस बहुत ऑनेस्टली, बहुत सारी इमेजिनेशंस के साथ अपने पेपर को अटेम्प्ट करना, एंड आई अश्योर यू 80 on 80 I will not say, but definitely you will get the best marks you have ever got in any of your pre-boards. So best wishes for it. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.